Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Daniel Khan. Today we will discuss four chapters. Number one is electronics, then dawn of modern physics, atomic spectra and nuclear physics. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं इसमें क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन बेसिकली होती क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है. और इसको चेंज किस तरह किया जाता है? एक ऐसी डिवाइस के जरिए जिसमें से वन वे करंट जो है वो पास होता है, लाइक डायोड. जो आप फिगर में देख लें तो दरम्यान में जो है वो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये डायोड है. इसमें से एक साइड से ही करंट जो है वो पास होता है, यानी इस साइड से करंट पास होगा और इधर से आउट होगा. तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है. रेक्टिफिकेशन दो तरह की होती है, जिसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी होती है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी होती है. फुल वेव और हाफ वेव. इसमें हाफ वेव फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं. नाम से ही पता चलता है कि ऐसी वेव जिसका हाफ जो इंटरवल है उसे ही रेक्टिफाई किया जाए, तो ऐसी वेव या ऐसी रेक्टिफिकेशन को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है. ये कदर आसान होती है फुल वेव से. इसलिए आसान होती है क्योंकि इसका जो हाफ साइकिल है जस्ट वो ही जो है क्या कहते हैं रेक्टिफाई होगा. जो नेगेटिव साइकिल है, अब इसमें डायग्राम में देखें आप कि जो पॉजिटिव साइकिल है वो सर्किट में से पास होता हुआ, यानी जहाँ से अल्टरनेटिंग करंट जो है पॉजिटिव पोलैरिटी इधर दे देगा, नेगेटिव पोलैरिटी इधर दे देगा. अगर ये पॉजिटिव साइकिल जा रहा है, पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे, नेगेटिव पोलैरिटी लोअर एंड पे आ जाएगी. पॉजिटिव पोलैरिटी जब डायोड में से पास होगी यानी पॉजिटिव चार्ज पास होगा या करंट पास होगा यहाँ से, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो करंट है उसे रास्ता मिल जाएगा और वो पास आउट हो जाएगा. और ये जो वेव यानी जो ये साइकिल है पॉजिटिव साइकिल, वो रेक्टिफाई होके आपको आउटपुट में ये दे देगा. ये आउटपुट आपको प्रोडक्ट में मिलेगी. अब नेगेटिव साइकिल जो है वो जब इस करंट में, मतलब कि जो नेगेटिव साइकिल आएगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो जो पोलैरिटी है वो आ जाएगी इस साइड में. पॉजिटिव यहाँ आ जाएगी, नेगेटिव यहाँ आ जाएगी. जब करंट यहाँ से पास होता हुआ आएगा तो इसको आगे रिवर्स बायस डायोड मिलेगा. और ये डायोड जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि वन वे करंट को पास करती है. जब ये डायोड रिवर्स हो जाएगा, डायोड रिवर्स होने की वजह से जो करंट है वो यहाँ से पास नहीं हो सकेगा, जिस वजह से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीरो. यानी जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें जस्ट पॉजिटिव वाला जो साइकिल होगा वही रेक्टिफाई होगा. जो नेगेटिव साइकिल होगा उस वक्त जो करंट है वो जीरो हो जाएगा. तो इस तरह आपको आउटपुट में फ्लक्चुएशन मिलेगी. फ्लक्चुएशन मिलने की वजह क्या है कि नेगेटिव साइकिल जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा. ठीक हो गया जी. इस तरह इसका जो नुकसानात भी हैं कुछ, कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको काफी नुकसान होते हैं इस फ्लक्चुएशन की वजह से. अच्छा, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर डिवाइस जो है इसको बनाने के लिए आपको एक ही डायोड चाहिए होता है, क्योंकि जब एक साइकिल पॉजिटिव जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, नेगेटिव साइकिल जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा. तो आपको डीसी करंट जो है वो मिलेगा और हाफ वेव रेक्टिफाइड मिलेगी आपको. इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कुछ लॉसेज हैं. वो लॉसेज, पहला लॉस पावर लॉस है. इसमें पावर लॉस होती है, आप नेगेटिव साइकिल देख लें, एक तो ये हो गई और पावर लॉस हो गई. सेकंड, लो आउटपुट वोल्टेज है. आउटपुट में आपको वोल्टेज कम मिलती है क्योंकि नेगेटिव वेव साइकिल जो है वो रेक्टिफाई नहीं होता, उस वक्त जो करंट जीरो हो जाता है. और आउटपुट कंटेन लॉट्स ऑफ रिपल, और इस वजह से रिपल यानी फ्लक्चुएशन जो मैंने कहा है, इसको आउटपुट में आपको ज्यादा से ज्यादा जितने, मतलब कि जितना पॉजिटिव जितना करंट मिलेगा उतने ही आपको रिपल मिलेंगे. ठीक है, तो इस वजह से आप जो डिवाइस है उसके लिए काफी ये नुकसानदेह करंट साबित होता है अगर नेगेटिव साइकिल यानी कि हाफ रेक्टिफिकेशन वाला. नेक्स्ट आता है जी
फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये हाफ वेव से थोड़ा सा डिफरेंट है और मुश्किल इसको इस सेंस में कहा जा सकता है कि इसमें नेगेटिव साइकिल जो है वो भी रेक्टिफाई होता है। और ये जो रेक्टिफिकेशन है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये मच एफिशिएंट है देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें आपको जो नेगेटिव है वो भी मिल जाएगा, तो आपको आउटपुट में रिपल जो है बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। स्मूथनेस जो है उसको लाने के लिए कुछ और डिवाइसेस हैं, लेकिन रिपल जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसमें जो है आप देख लें, जब पॉजिटिव साइकिल जो है इस डायग्राम में देखें, पॉजिटिव साइकिल जो है वो जब पास होगा इस करंट में, इस डिवाइस में से, इस रेक्टिफायर में से, तो पॉजिटिव जो साइकिल है वो तो रेक्टिफाई हो गया। अब नेगेटिव साइकिल जो है जब ये इस सर्किट में से पास होगा तो वो भी रेक्टिफाई होके पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव साइकिल की भी, और जिस वजह से आपके जो आउटपुट है उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाएगी और रिपल बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये वर्क कैसे करता है, इसको वर्क करने के लिए एक रेक्टिफायर की जो डायग्राम है वो देख लें कैसी होती है। इसमें इस सर्किट को ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी कहा जा सकता है, यानी कि ब्रिज बना हुआ होता है। वो कैसे, यहाँ पे देखें, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, जहाँ पे होनी है नेगेटिव पोलैरिटी, यानी लोअर एंड पे नेगेटिव। पॉजिटिव पोलैरिटी जब यहाँ से करंट पास आउट होगा, यहाँ पे इसको दो पाथ मिलेंगे। D1 डायोड, पहला डायोड है, D2 है, D3 है और D4 है। D1 में से करंट पास आउट हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट आएगा D4 को मिलेगा करंट, लेकिन ये करंट इसमें से पास नहीं हो सकेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ से करंट पास आउट होगा। पास आउट होने के बाद यहाँ से अगेन इसको दो पाथ मिलेंगे। दो पाथ मिलने से अब यहाँ पे D3 में जब करंट आएगा, ये अगेन रिवर्स बायस है, यहाँ से करंट पास नहीं हो सकेगा। अब करंट जो है वो सिंपली जो है पास होता हुआ यहाँ पे अपना सर्किट मुकम्मल करने के लिए आगे आएगा और यहाँ पे आके इसको अगेन दो पाथ मिलेंगे। अब देखिए ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है। अब यहाँ पे जब यहाँ से करंट आ रहा था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो D4 पहले ये शट आउट हो चुका है, शट ऑफ हो चुका है, ये मतलब इसने अपना काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो करंट जो है नहीं जा सकेगा और करंट जो है वो वापस इस साइड पे आ जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस है। अगेन यहाँ पे इसको दो पाथ मिलेंगे, एक आउटपुट की तरफ, मतलब सर्किट को कंप्लीट करने की तरफ, और एक D3 की तरफ। D4 की तरह अगेन ये भी अपना काम छोड़ गया है इस साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में। तो यहाँ पे जो करंट है यहाँ से पास होता हुआ सर्किट कंप्लीट कर देगा और आपका लोड जो है उसको करंट मिल जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि पोलैरिटी जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पोलैरिटी का करंट यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने से इसको दो पाथ मिलेंगे। D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ पास होने के बाद इसको अगेन दो पाथ मिलेंगे। D1 जो है वो रिवर्स बायस है, करंट वहां नहीं जाएगा। करंट यहाँ से होता हुआ वापस लोड में से होता हुआ अगेन यहाँ पे आके इस साइड पे, अब यहाँ पे इसको अगेन दो पाथ मिलेंगे, D4 और D2। अब D4 जो है वो फॉरवर्ड बायस है, D2 जो है वो शॉर्ट टॉस हो गया था, मतलब कि अपना काम अगेन इस साइकिल में छोड़ गया। तो D4 में से करंट जो है पास आउट होगा, अगेन यहाँ पे आके इसको दो पाथ मिलेंगे। दो पाथ मिलने से अब D1 जो है ये भी अपना काम छोड़ गया था इस साइकिल में, तो इस वजह से करंट जो है वो पास होता हुआ अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा और आपके लोड को जो है करंट वो मिल जाएगा। ठीक हो गया, और आपका लोड जो है वो काम करने लग जाए। ये होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस तरह आपका नेगेटिव साइकिल भी वो रेक्टिफाई होके आपको आउटपुट में कुछ वैल्यू, मतलब कि उसी जितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसी के लिए जो है वो इसको थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है कि इसके जो वर्किंग है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट चैप्टर है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का कैसे स्टार्ट हुई। तो पार्टिकल नेचर और जो लाइट है उसकी दो नेचर हैं।
यानी वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर तो आप पहले पढ़ चुके हैं, अब पार्टिकल नेचर हम देखते हैं कि पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूव किया गया। प्लैंक ने आइडिया दिया कि जो लाइट है वो पैकेट्स हैं, क्वांटा के पैकेट्स हैं, तो उसको प्रूव किया था आइंस्टाइन ने। और पार्टिकल जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक के बहुत से जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। उस एक्सपेरिमेंट में पहला जो बेसिक रोल था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि जब किसी मैटर को किसी लाइट के आगे एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोज करने से क्या होता है कि जो लाइट है उसकी खास वेवलेंथ के साथ जो है वो लाइट जा रही होती है। उसमें जब वो मेटल की सरफेस पे पड़ती है, ये देखें नीचे नीचे डायग्राम में, जब वो मेटल की सरफेस पे पड़ती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल सरफेस में से एमिट कर देती है। ठीक हो गया, ये से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही जो है इसी को लेके इन्होंने कंक्लूड किया कि जो लाइट है वो एक खास पैकेट होते हैं उनके पास, और उस पैकेट में जो है एक खास किस्म की जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, मतलब एक डिस्क्रीट एनर्जी कह लें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं बल्कि डिस्क्रीट एक खास मखसूस किस्म की एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू रखती है। अब आइंस्टाइन ने ये पहले ही बता दिया था कि जो क्वांटम इफेक्ट लाइट में जो लाइट है वो मोमेंटम उसका होता है। तो ये जो आइंस्टाइन का मफरूजा था इसमें इस जो इफेक्ट है इसको काफी सपोर्ट किया, यानी कि लाइट की पार्टिकल नेचर को काफी सपोर्ट किया इस आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी इसने। तो एंड दीज और आज हम इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं जी, फोटॉन्स का कहा जाता है इनको। यानी जो पार्टिकल नेचर है लाइट की उसे हम आज क्वांटाइज, जिसके पास क्वांटाइज एनर्जी होती है उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। अब फोटॉन्स की जो एनर्जी यानी जो क्वांटाइज एनर्जी होती है उनका फार्मूला जो है एच ई इक्वल्स एच न्यू है। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, यानी जो आइंस्टाइन ने प्लैंक का कांस्टेंट, ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने जो है दी थी, और उसने आइंस्टाइन ने यानी कि एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट को यूज करके अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था, आगे जो है प्रूव किया था कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। अब यहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है। और जो न्यू है, अब ये जो न्यू है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका जो यानी कि जो फोटोन है उसका जो मोमेंटम होगा उसका फार्मूला है P इक्वल्स एच न्यू ओवर सी। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल्स E ओवर C, यानी E एनर्जी है उस फोटोन की, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। E की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट की जाए तो h न्यू आ जाता है, तो मोमेंटम टोटल क्या बन जाएगा, P इक्वल्स h न्यू ओवर C। स्पीड C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है C ओवर लैम्डा। ठीक हो गया जी, तो C और लैम्डा C जो है इस फार्मूले में वैल्यू जो है पुट करते हैं, और पुट करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है P इक्वल्स H ओवर C लैम्डा। नेक्स्ट, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल और अ वेव। अच्छा, लाइट जो है उसकी डुअल नेचर है, वो किस फॉर्म में जो है बिहेव करेगी, ये डिपेंड करता है कि लाइट के पास एनर्जी कितनी है। अब लाइट के पास अगर तो एनर्जी जो है वो उसकी लाइट सॉरी जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो अगर शॉर्टर है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ होने का मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, ज्यादा है, हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक हो गया, अब एनर्जी ज्यादा होगी तो जो लाइट है वो कोई ना कोई मैस रखेगी। ठीक हो गया, अब मैस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं, या आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो जब मैस होता है तो वो लाजिम बात है कोई ना कोई मैसिव पार्टिकल होता है, और वो उसे पार्टिकल को उसने जो है फोटोन कहा था। ठीक है, इसी तरह जब वेव की जो एनर्जी है वो कम होगी, जब वेव की एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ जो है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सॉरी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि वो एज अ वेव जो है वो एक्ट करेगी या बिहेव करेगी, राइट, सही।
द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, अब लाइट की एनर्जी का जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओनली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन क्रॉसिंग एन एरिया पर टाइम, यानी जब आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो जो एमिट हो रहे हैं फोटॉन्स, यानी जो फोटॉन्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो इंक्रीज कर रहा है, बल्कि उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही। यानी जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइकिंग है और जो एमिट हो रहे हैं वो जो है वो पर यूनिट टाइम जो है एरिया के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती इस इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नेक्स्ट चैप्टर है जी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? Atomic spectra is a spectrum of an electromagnetic radiation emitted or absorbed by an electron during the transition between different energy level within an atom. जब आप देखें कि एटम है उसके न्यूक्लियस के अलोंग कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जो है वो क्या कहते हैं एनर्जी गेन करता है तो वो हायर लेवल में जाता है, और जब वो लूज करता है तो वो लोअर लेवल में आएगा। जब एनर्जी जो है वो गेन करेगा तो जब वो एनर्जी सॉरी रिलीज करेगा तो उस वक्त जो है कुछ जो है क्या कहते हैं लाइट रेडिएशन जो है वो एमिट होती है कुछ, ठीक हो गया, लाइट की फॉर्म में। तो वो स्पेक्ट्रा बनाते हैं, तो इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। When an electron get excited, जब वो excite होता है from one energy level to another, अब वो higher energy level पे चला जाता है, it either emit or absorb light of a specific wavelength, light emit करता है किसी खास wavelength के साथ, और collection of all these specific wavelength of an atom in a given condition, like कौन सी condition के अंदर, like pressure, temperature, etc. is the atomic spectra of atom, यानी जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा उन सब की कलेक्शन को, जो वेवलेंथ की कलेक्शन होगी उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। अब जो एमिशन है सॉरी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो तीन किस्म के होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा जिसे लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा तब प्रोड्यूस होता है जब एटम जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी जब ऐसे एग्जांपल ले लें कि जब इलेक्ट्रॉन ने हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप किया तो अपनी एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, और किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एज अ लाइट की फॉर्म में, यानी वेवलेंथ होगी उस लाइट की खास। तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो लाइन स्पेक्ट्रा यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा। अब इस एमिशन स्पेक्ट्रा में जो कलर लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी कि जो लाइंस बनेगी वो कलर लाइंस होंगी, और इस एमिशन स्पेक्ट्रा की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वी कैन फिगर आउट कंपोजिशन ऑफ सर्टेन मैटर, के जो आपका जो मैटर यानी कि जिस मैटर का एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है जो एमिट कर रहे हैं वो टोटली आपके मैटर के बारे में बता सकते हैं कि आपके जो मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, मतलब जिस एलिमेंट से मिलके जो मैटर है वो बना हुआ है वो किस मैटर है, किस एलिमेंट, कौन से एलिमेंट है। नेक्स्ट है जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी। एब्जॉर्प्शन नाम से पता चलता है कि वो स्पेक्ट्रा तब बनेगा जब जो क्या कहते हैं एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट कंप्राइजेस ऑफ डार्क लाइंस और गैप्स इन द स्पेक्ट्रम। इसके अंदर एक खास स्पेक्ट्रा जो है वो चल रहा होता है, और इस स्पेक्ट्रा के अंदर इसने मतलब कि इस स्पेक्ट्रा के अंदर डार्क लाइंस बन जाती हैं। वो डार्क लाइन जो है एज अ बाउंड्री होती है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता। इट कैन बी यूज्ड, अब इस स्पेक्ट्रा को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू फिगर आउट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टू रिटेन हीट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब कॉन्टिन्यूअस नाम से है यानी इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ये मिक्स अप होता है, सही है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटेन्स मैनी डिफरेंट कलर्स और वेवलेंथ्स विद नो गैप्स। अब इसमें स्पेक्ट्रा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स होती हैं,
और उन वेवलेंथ जो है उनके खास कलर होते हैं और इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस यानी मिक्स हो रहे होते हैं, उनकी बाउंड्रीज आपस में मिक्स हो रही होती हैं। तो ये परफेक्टली डिस्क्रीट वैल्यू आपको ये नहीं बता सकता कि ये कलर जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। सही। Perfectly white light shined through a prism causes dispersion of light and we see rainbow। यानी जब white light जो है वो उस प्रिज्म में से emit होती है, उसमें से पास होती है, तो डिस्पर्शन हो जाती है उस लाइट की और हम रेनबो की फॉर्म में उसको देख सकते हैं। Contrast spectra occur on their own in nature given the right atmospheric condition। अगर atmospheric condition जो है वो सही हो, उसके मुवाफिक हो, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो कुदरती तौर पे ही बन जाता है। यानी आप रेनबो की मिसाल जो है वो ले लें। नेक्स्ट है चैप्टर जी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस को डिपेंड कर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है सर। अब न्यूक्लियस जो है उसकी खास प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, उनकी फोर्सेस जो है वो किस तरह की होती हैं और उसमें कैसे जो है कैसी रेडिएशन एमिट होती हैं, सारी चीज़ें इस फिजिक्स में जो है वो पढ़ी जाती हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब टॉपिक है जी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जब किसी एटम में से रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं, ठीक है, तो ऐसी रेडिएशन एमिशन को जो है वो क्या कहा जाता है जी रेडियो एक्टिव डिके। यानी जो न्यूक्लियस है वो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, एमिट करने की वजह से उसको रेडियो एक्टिव डिके फिनोमेना का नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिव डिके। यानी उसमें से उसकी जो चीजें हैं वो जाया हो रही हैं। सही। और ये कब होती हैं? जब एटम जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल एटम जब अपनी न्यूक्लियस में से रेडिएशन एमिट करता है तो उसे रेडियो एक्टिव डिके कहा जाता है। न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एटम लूजेस एनर्जी बाय एमिटेड रेडिएशन टू स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। स्पॉन्टेनियस डिके इन विच सर्टेन। अब स्पॉन्टेनियस डिके क्या होता है? ये कभी कभार ही होता है, हर वक्त नहीं होता। ये तब होता है जब एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है वो स्प्लिट होता है टू इक्वल फ्रैगमेंट्स, दो हिस्सों में, यानी दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल होते हैं तकरीबन उनके मैसेज। और उस एमिशन में यानी उस स्प्लिशन में जो स्प्लिट हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। सही। रेडियो एक्टिव डिके इज द रैंडम प्रोसेस, यानी ये एक खास प्रोसेस नहीं, रैंडम प्रोसेस है इन विच अ न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन। न्यूक्लियस अपनी एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है? जब वो अपनी रेडिएशन को एमिट करता है तो अपनी जो एनर्जी है वो लूज कर रहा होता है। दिस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अब लूज कैसे करता है, किस फॉर्म में एनर्जी को लूज करता है? यानी जो एमिशन होती है रेडिएशन की, वो रेडिएशन किस फॉर्म की होती है? वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई बेसिकली होता है। ठीक हो गया। इसका जो मैस है वो 2e होता है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल होता है, तो ये इसे हीलियम न्यूक्लियाई ही समझा जाता है। देन वो बीटा पार्टिकल भी एमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं या पॉजिट्रॉन, यानी कि उसका अपोजिट भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली इनका जो कंपटीशन, मतलब कह लें कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसे इक्वल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बीटा पार्टिकल्स को। और गैमा रेज यानी कि हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, इस फॉर्म में भी रेडिएशन जो है वो एमिट हो सकती हैं। अब रेडियोएक्टिव लॉ, डिके लॉ है, वो क्या कहता है कि जब रेडियोएक्टिव मटेरियल अल्फा बीटा या गामा की फॉर्म में अपनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो undergo the decay per unit time is proportional to the total number of nuclei। यानी कि कितने न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस जो है वो कितना है, इस जो डिके इसका जो है वो किस पर टाइम कितने किसके प्रोपोर्शन होता है कि आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, जो एलिमेंट है या जो मटेरियल है, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि जो रेडियोएक्टिव डिके लॉ है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा की फॉर्म में। अब लैम्डा क्या है? ये डिके कांस्टेंट है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है रेडियोएक्टिव डिके लॉ का, वो n इक्वल्स n नॉट e एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t है। n नॉट जो है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं किसी सैंपल के, n जो है वो रिमेनिंग यानी कि जो ऐसे न्यूक्लियाई दैट अंडरगो डिके जो खत्म हो चुके हैं, और जो t है वो यूनिट टाइम है, लैम्डा आपको बता दिया है वो डिके कांस्टेंट है, और माइनस साइन जो है वो डिके को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि जी वो डिके कितने अरसे में होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ के अंदर। हाफ लाइफ क्या होती है कि ऐसा टाइम या ऐसा ड्यूरेशन या ऐसा इंटरवल जिसके अंदर एक एलिमेंट, एक मटेरियल जो है वो हाफ जो है वो डिके हो जाए, इसे हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट कहा जाएगा। इसे नॉर्मली डिफाइन किया जाता है टाइम नीडेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट या ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सब्सटेंस। जितना टाइम चाहिए एक अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के लिए उसे उसे हाफ लाइफ कहा जाता है। द प्रिंसिपल वाज, इसका जो मतलब हाफ लाइफ को डिस्कस पहले बताया किसने था, डिस्कवर किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1907 के अंदर। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यूजी और T1/2। इसका वही फार्मूला n इक्वल्स n नॉट e माइनस लैम्डा टी, यानी कि वो डिके लॉ वाला फार्मूला होता है, उसे ही यूज किया जाता है, एक ही चीजें हैं। हाफ लाइफ इज बेसिकली द इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल टू डिके, यानी कि कितना टाइम उसको एलिमेंट को चाहिए अपने आप को हाफ डिसइंटीग्रेट करने के लिए, इसे हाफ लाइफ कहा जाएगा उस एलिमेंट की। Change spontaneously into other nuclear species by emitting particles and energy, यानी कि जो emit करता रहेगा हाफ लाइफ के बाद वो जो है चेंज हो जाएगा किसी और एलिमेंट के अंदर। अब बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और जो गैमा पार्टिकल्स हैं, जो गैमा पार्टिकल हैं, गैमा रेज हैं, वो जो है क्या कह सकते हैं, उनकी जो डिके टाइम है या डिके रेंज है वो डिफरेंट होती है। जैसे हाफ लाइफ ऑफ बीटा डिके रेंज अपवर्ड फ्रॉम 100th ऑफ अ सेकेंड, एंड मतलब कि बीटा पार्टिकल की जो डिके टाइम है वो सेकंड का 100 भी हो सकता है। फॉर अल्फा डिके इट गोज टू 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, 1 मिलियन तक भी इसका डिके जो है टाइम चला जाता है। और गैमा का जो है वो 10 to 14 सेकंड में चला जाता है, इसका बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। The decay of a particular nucleus cannot be predicted and is not affected by the physical influences like temperature, unlike chemical reactions. केमिकल रिएक्शन की तरह इन जो डिके है यानी किसी एलिमेंट में डिके होना है, केमिकल रिएक्शन की तरह उस पर अफेक्ट नहीं होते फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, यानी टेम्परेचर है, प्रेशर है और इस तरह के जो है चीज़ें, ये अफेक्ट नहीं पड़ता उन पे, यानी कि जो आपका क्लाइमेट है उसके अंदर अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रख दिया जाए, चाहे जिस तरह का क्लाइमेट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द रेट ऑफ आइसोटोप डिकेज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, यानी कि आपका आइसोटोप यानी कोई एलिमेंट जो है वो डिके किस रेट के साथ करेगा, कितनी स्पीड में करेगा, कितने टाइम में करेगा, ये डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट पे और रेट कांस्टेंट यानी कि के रेट कांस्टेंट सॉरी के पे डिपेंड करता है। T1/2 इसको डिस्कस किया जाता है रेट ऑफ आइसोटोप डिके को हाफ लाइफ के अंदर, और इक्वल्स टू 0.693 वैल्यू है ओवर के क्या है, रेट ऑफ डिके। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड इट्स यूजेस। अब रेडिएशन को बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में कैसे डिस्कस करेंगे और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकते हैं बायोलॉजिकल या मेडिसिन में। Radiation is the energy that comes from a source and travel through some material or through space। यानी रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी सोर्स से निकलते हुए किसी मटेरियल में से पास होती हो जाती है या किसी स्पेस में से पास होती हो जाती है। Radiations have bad and harmful effects on the human body and other biological elements। अब रेडिएशन जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन भी होती हैं और
खुद भी एक्सपोज हो सकते हैं रेडिएशन के सामने। जब रेडिएशन को जो टाइम एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ा दिया जाए, यानी कोई इंसान रेडिएशन के सामने आता है काफी टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए आता है, तो वो लाजमी बात है उन के जो सेल्स हैं, जो बॉडी सेल्स हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म के, उनको अफेक्ट करेगा और उनको डैमेज कर देगा, उनको डेथ पोजीशन में ले आएगा, जिस वजह से इंसान की डेथ हो सकती है और बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ये रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ रेडिएशन ऐसे होती हैं जो हम कह सकते हैं कि रोक नहीं सकते हम उसको खुद, बल्कि वो नेचुरली हो रही है। फॉर एग्जांपल सन से जो रेडिएशन आ रही हैं उसमें कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज जो है वो आती हैं, उसमें इसी तरह जो है ग्राउंड है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, उनमें से जो है वो रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही होती हैं और वो हमारी बॉडी में स्ट्राइक कर रही होती हैं। लेकिन वो उनकी अगर तो वो क्या कहते हैं कम है उनकी स्ट्रेंथ, तो आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं होगा। कुछ हद तक तो वो हो सकता है अगर ज्यादा अरसे के लिए कुछ उनकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो जाए तो, वरना तो कोई बात नहीं होती। रेडिएशन डैमेजेस योर इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लड वेसल, बोन मैरो। अब बोन मैरो जो कि ब्लड सेल बनाता है, इसी को ही रेडिएशन जो है वो अफेक्ट कर दें तो आपकी बॉडी को सोच सकते हैं कितना अफेक्ट पड़ेगा। डैमेज टू बोन मैरो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल, उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं ऑफ द पीपल इन द बॉडी दैट बैटल द डिजीज, जो कि डिजीज के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और इंटरनल ब्लीडिंग किल द मेजर उसके मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु डाई फ्रॉम रेडिएशन सिकनेस। और रेडिएशन से वो जो है वो सिकनेस की तरफ यानी मरने शुरू हो जाते हैं, डेथ की तरफ शुरू हो जाते हैं। The average person is exposed to background radiation such as cosmic rays, radon from uranium in the ground, etc. that enter our body very easily। यानी कि जो background radiations भी पाई जाती हैं जो कि आसानी से हमारी बॉडी में एंटर हो रही होती हैं। शॉर्ट टर्म या सडन डोज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और शॉर्ट टर्म के लिए हो और सडन डोज हो और लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन के लिए हो, उससे आपकी हेल्थ पे काफी बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। और जो फूड जो है फ्रॉम चेंजेस इन ब्लड केमिस्ट्री टू डेथ, यानी कि ब्लड केमिस्ट्री चल रही होती है जो नॉर्मल में होती है, अगर तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन शॉर्ट पीरियड के लिए भी अगर आप उसके सामने आ जाते हैं, ब्लड केमिस्ट्री जो है वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती है और आसानी के साथ आप डेथ जो है वो बाकी हो सकती है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर विल लाइकली कॉज वेरी नोटिसेबल सिम्टम्स और इलनेस। शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी रेडिएशन अगर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक्सपोज हो जाए, अगर बॉडी एक्सपोज हो जाए तो वो नोटिसेबल सिम्टम्स जो है वो आपकी बॉडी में कुछ इफेक्ट्स जो है नोटिसेबल भी छोड़ जाती है, यानी कि आप इलनेस की तरफ तब भी चले जाते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन अफेक्ट्स हियर ब्रेन, थायराइड हो गया, ब्लड सिस्टम हो गया, हार्ट हो गया, और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सब चीज़ों को जो है रेडिएशन जो है वो अफेक्ट करती है। नाउ इट्स यूजेस की तरफ आते हैं। एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, X-ray, computer tomography, CT, and PET machines use X-ray and gamma radiation to produce detailed image of the human body, which provide valuable diagnostic information for the doctor and the patient. एक्सरे की मदद से, सीटी की मदद से, पीईटी मशीन्स की वजह से, गामा रेडिएशन की वजह से जी हाँ ये चीज़ें इस्तेमाल भी हो सकती हैं। इनके कुछ इस्तेमालात हैं। इन इस्तेमालात की वजह से आप कोई पेशेंट है उसके अंदर डायग्नोज कर सकते हैं कि उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, कौन सी जगह पे बीमारी है, ये सब चीज़ें जो है। और इसकी मदद से आप किसी पेशेंट को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उस मेडिसिन से क्या होता है कि जो क्या कहते हैं डिजीज है उस पेशेंट को, उसमें उसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी जो है वो रेडिएशन जो है वो काफ़ी अच्छा किरदार भी अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर यही रेडिएशन जो है वो लार्ज टाइम के लिए यानी ज़्यादा टाइम के लिए अगर एक्सपोज कर दी जाए और लार्ज अमाउंट में हो जाए तो यही रेडिएशन जो है वो डैमेज भी कर सकते हैं। तो इनको चलाने के लिए, मतलब इन मशीन्स को चलाने के लिए या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने आने के लिए, रेडिएशन के सामने आने के लिए जो है वो काफ़ी प्रिकॉशन जो है वो चाहिए होती हैं।
रेडियो न्यूक्लाइड यूज टू डायरेक्टली ट्रीट इलनेस। रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो इससे इलनेस यानी कि जैसे आप कह लें आयोडीन है, रेडियोएक्टिव आयोडीन है, उसको थायराइड को जो है वो बनाने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, टू ट्रीट कैंसर और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है। Right, radioactive traces जो है and dyes are also used to accurately map a specific area or system। यानी radioactive traces जो है इनको यूज करके एक खास एरिया जहाँ पे जो है वो डिजीज पाई जाती है उसे मैप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है। X-rays are most often used to kill cancerous tissue, reduce the size of tumor or reduce pain। एक्सरे जो है आप फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जो है वो जाता है लेबोरेटरी में उसने अपनी बॉडी का एक्सरे करवाना है, तो वो बेसिकली क्या होता है, एक्सरे जो है वो रेज यानी कि रेडिएशन आपकी बॉडी पे स्ट्राइक होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पाँव का एक्सरे करवाना है तो एक्सरे जो है वो आप पाँव पे स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगी। बोन जो है वो मैसिव होती है, मैसी होती है, उस मैसिव पार्ट से जो है रेडिएशन जो है वापस आ जाती है, और जो बाकी जो क्या कहते हैं फ्लैश होता है, फ्लैश उसमें से रेडिएशन जो है वो पास आउट हो जाती है। रेडिएशन आर यूज टू आइडेंटिफाई द ब्रोकन बोन। की मदद से आप ब्रोकन बोन को भी जो है डायग्नोज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, मसल वगैरह। रेडिएशन आर यूज टू डिसइंफेक्ट बाउंड्स एंड अदर इंजरीज। न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स हेल्प डिटेक्ट and treat the diseases by using a small amount of radioactive material। ठीक हो गया जी, ये इसके थे यूजेस। आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा और टॉपिक जो है वो इजी हुए होंगे इंशाल्लाह। कोई क्यूरी या कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।